आपके हक की हिफाजत का। CNBC आवाज पेश करता है एक्सरे रिपोर्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताएगा आपकी कंपनी के सेहत का पूरा हाल और करेगा छिपे हुए खतरों से आपको सावधान। एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by State Bank of India. Co-presented by Mahindra Tractors. नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। आज किसान दिवस है और इसी मौके पर हम सामने रखने वाले हैं किसानों की स्थिति और यहाँ से आगे किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है। वैसे हमने देखा है अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की बहुत अहम भूमिका रही है। हमारी इकॉनमी वैसे एग्रेरियर इकॉनमी कहलाई जाती है और यहाँ से आगे बड़ा सवाल यही है कि किसानों के लिए खेती बाड़ी कितनी और फायदे का सौदा रह सकती है, कारोबार किसान खुद अपना कैसे बढ़ा सकते हैं और खास तौर से इस क्षेत्र को, एग्रीकल्चर क्षेत्र को इंडस्ट्रियलाइज कैसे किया जाए, कैसे खेती को बिजनेस या फिर इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाए और यहाँ से कितने बड़े मौके पैदा हो सकते हैं। यही हमारी खास पेशकश है आज दिन भर। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप प्रेसिडेंट पवन गोयनका, सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया और JP ग्रुप एग्री डिवीजन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विजय सरदाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। गोयनका साहब, सबसे पहला सवाल आप ही के लिए होगा। ये जानना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एग्री सेक्टर को बढ़ावा देना है, कॉर्पोरेट इंडिया है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन रफ्तार अब भी कुछ धीमी है। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी तरफ से किस तरह के कदम यहाँ पर निकल कर आए हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप? मेरा ये सोचना है कि अगर बड़ी कॉरपोरेशंस जिनकी काफ़ी हाई क्रेडिबिलिटी है इस देश में, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आएँ तो उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर हम महिंद्रा की तरफ ध्यान दें तो अभी तक महिंद्रा का जो कंसंट्रेशन रहा है वो ट्रैक्टर फील्ड में रहा है, जिसमें हम इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी लास्ट 27 ईयर्स में हैं। और अभी हम फिलहाल कई दूसरे क्षेत्रों में भी ध्यान दे रहे हैं। इससे फार्मर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि महिंद्रा जैसे कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस उन्हें बेच रही है या सिखा रही है तो उसमें उन्हें कोई भी संदेह नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़ यह है कि हमारी जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की ताकत है, हमारी कंपनियों में इनोवेशन करने की ताकत है और इस तरह से हम नए सॉल्यूशंस फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने समृद्धि सेंटर्स खोले हैं जो काफ़ी यूज़फुल साबित हो रहे हैं। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस में भी जा रहे हैं, हम माइक्रो इरिगेशन बिजनेस में जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम एंड टू एंड पूरा एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दें ताकि हम एक लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर में कर सकें। तो यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पहले भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए और बस उस बिजनेस को आप और एक्सपैंड करना चाहते हैं। विजय सरदाना जी भी हमारे साथ है। विजय जी, आपकी कंपनी ने हाल ही में एंटर किया है स्पेस को, आपको क्या लग रहा है इसके कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए कितनी और ग्रोथ आने की जरूरत है? वैसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं कि इस क्षेत्र को और बड़ा किया जाए और वाकई में एग्रीकल्चर जो इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है वो सामने आ पाए और उसका पूरा फायदा भी देश उठा पाए? देखिए, आज किसान खेती से दूर क्यों जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसानों को उसके उपज का पूरा पैसा नहीं मिलता है, इसलिए किसान को वो लगता है कि मेहनत करता है और उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलता है, इसलिए वो खेती को या तो वो पार्ट टाइम की तरह लेने लगा है या उसकी ज़मीनें बेच के वो जाने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारी नज़र में ये था कि सबसे पहले किसान को एक बाजार दिया जाए, जो वो चीज़ें पैदा कर रहा है उसका उचित मूल्य किसान को मिले। इसीलिए हम पहले दिन से किसान को इंसेंटिव्स दे रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक हमने कृषि को वो व्यापार समझा है कि जहां पे शायद नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये बात हम भूल गए हैं कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर है। जब तक किसान को सही जानकारी नहीं मिलेगी, किसान की पैदावार नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे जमीन से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर कदम पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं इस देश में
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोग भूल गए हैं, हम शायद ये समझने लगे हैं कि खेती बाय डिफॉल्ट होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता वो खेती करे, जो गरीब है वो खेती करे, जो अनपढ़ है वो खेती करे। कहीं ना कहीं शायद हम इस बेसिक चीज को भूल चुके हैं कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है। बिल्कुल। अगर आप सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें, वहां आप एक कंप्यूटर नॉलेज सीख लेते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि साहब ये नॉलेज इंडस्ट्री हो गई। यहाँ किसान को जमीन की हेल्थ, बीज, कीड़ों के बारे में, परिवर्तन जो हो रहा है उस वातावरण में उसके बारे में, बढ़ते हुए पौधे के रोज रखाव के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में, हर चीज की नॉलेज चाहिए। लेकिन वो आज भी नॉलेज इंडस्ट्री नहीं कहलाती, वो या तो अनपढ़ इंडस्ट्री कहलाती है या बेरोजगार इंडस्ट्री कहलाती है। बिल्कुल, तो नॉलेज की काफी जरूरत है, विचार बदलने की जरूरत है। जी जी, विचार बदलने की जरूरत है, धारणाएं बदलने की जरूरत है। संदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत अहम पॉइंट सरदाना साहब ने यहाँ पर रेज किया है। पैदावार बढ़ाने की बात हम यहाँ पर करते हैं, नॉलेज देने की बात यहाँ पर हो रही है। हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग है, इस मॉडल को भी देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये पूरे देश में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है या अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें कारण यह है कि ये मॉडल में कुछ दिक्कतें हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर के साथ स्टेट्स को मिलके इस चीज़ में सहूलियत करने की ज़रूरत है। अभी जब एक कॉरपोरेट है, एक कंपनी अपने एरिया में अपने फार्मर से जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो एक उस कॉन्ट्रैक्ट में जब एनफोर्सिबिलिटी आती है, तो उस समय जब कोई सिचुएशन कंपनी के फेवर की हो तो पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है कि ये तो फार्मर्स का गलत हो रहा है। जो फार्मर के फेवर की बात हो वो बात ठीक है, वो तो डेफिनेटली फार्मर को पास ऑन हो जाती है। तो इसके लिए एक रेगुलेशन पूरा नेशन वाइड स्टेट और सेंटर को मिलके बनाने की ज़रूरत है, और उस रेगुलेशन के तहत में सब कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए स्पेशलाइज इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। जैसे इनकम टैक्स में आप इंसेंटिव दीजिए, आप लोकल टैक्स में इंसेंटिव दीजिए, तो ये काम बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और अपने देश में जहाँ 120 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें इन्फ्लेशन की ये एक बर्निंग इशू हर समय बनी रह रही है, सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये कॉरपोरेट्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ये हेल्प देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में आप देखिए, जो ऑयल सीड की इंडस्ट्री है उसमें हमारी जो एसोसिएशन है, सोपा है, एसीए है, तो सोयाबीन की फील्ड में सोपा है, एसीए कैस्टर में, ग्राउंडनट में, रेपसीड में है। ये फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस बेसिस पे डिसमिनेट करती रहती है कि क्या क्रॉप है, क्या पोजीशन है, क्या प्राइसेस है, कौन सा बीज बोना चाहिए, क्या वेदर की सिचुएशन है, और टाइम टू टाइम डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स पे उनको एक्सपेरिमेंट भी कराते रहते हैं, उनको दिखाते भी रहते हैं, और एक नॉलेज बेस अवेलेबल रहता है कंटिन्यूस एसोसिएशन में। फार्मर्स मेले भी करते हैं, तो ये सब कर रहे हैं। कुछ कंपनियां भी हमारे इंडस्ट्री में जो हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे इस तरह से एक्सटेंशन प्रोग्राम चला रही है, लेकिन ये सबको इंसेंटिव और पूरी तरह से एक सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, जिसको लीगल सिस्टम भी दीजिए और इंसेंटिव सिस्टम भी दीजिए, तो आप देखिए कि देश में ये चीज़ 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ सकती है। और इस देश के लिए आज एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, हम सब टेलीकम्युनिकेशंस में और इसमें और उसमें 50 सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, और एग्रीकल्चर में हम उतना फोकस करते ही नहीं है। लेकिन फोकस की अब जरूरत आ गई है, और यही आप सब कह रहे हैं, कैसे इस फोकस को बढ़ाया जाए और कैसे इसे स्ट्रीमलाइन किया जाए कि खास इसका फायदा किसानों तक पहुंचे और ये सिर्फ लैब्स तक सीमित न रह जाए। इस पर भी हम ध्यान देंगे। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। State Bank of India, the flagship of Indian banking.